ए भाई इधर ध्यान दो। कौन सा चैप्टर? चैप्टर का नाम क्या है? हमने आज तक करंट देख लिया। मैग्नेटिक इफेक्ट्स। व्हाट डू वी मीन बाय मैग्नेटिक इफेक्ट्स? मैग्नेट नाम सुना है कभी सबने? ये कैसे हुआ? ग्रेविटी ने क्या किया? इसको अट्रैक्ट किया। अब मैग्नेट क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है कि रिपेल कर सकता है? एक बेसिक आइडिया आपको मैग्नेट के बारे में पता होना चाहिए। मैग्नेट क्या है? क्योंकि भाई ग्रीक लोगों ने जब वो खेती कर रहे थे तो अपने खेत में जो हल लेके जाते हैं तो हल क्या हुआ? चिपक जाता था खेत में। तो उनको लगा कि ये कुछ है जो स्पीड स्लो कर रहा है इसकी। तो फिर खोद के देखा तो जो पत्थर निकले वहाँ से उस पत्थर का नाम था मैग्नेटाइट। और वो पत्थर क्या करते थे? मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेते थे, मेटल को अट्रैक्ट कर लेते थे। फिर फ्यूचर में Fe2O3 ऐसा वो उसका कंपोजिशन था उस पर्टिकुलर पत्थर का, उसका नाम पड़ा मैग्नेटाइट। फिर बाद में हमने उसको एक्सेप्ट किया एज अ मैग्नेट। फिर हमको पता है बार मैग्नेट होता है जिसकी नॉर्थ और साउथ साइड होती है। बार मैग्नेट, ये सब क्यों बता रहा हूँ? आपको ज़रूरत पड़ेगी इसलिए बता रहा हूँ। नॉर्थ साउथ मैग्नेट ऐसा दिखता है। 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है मैग्नेट के बारे में, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, अभी पढ़ लेते हैं। मैग्नेट कैसा होता है? तो कि भाई उसकी नॉर्थ और साउथ दो साइड होती है। किसी भी मैग्नेट को ऐसे बांध के किसी फिक्स सरफेस से अगर उसे बांध दो तो उसका नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में स्टेडी हो जाता है। दैट्स वाई इसको नॉर्थ और इसको साउथ बोलते हैं। फिर अगर मैग्नेट को बीच से तोड़ देंगे तो क्या होगा? दो अलग मैग्नेट बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ साउथ अलग होगा। हाँ, दो अलग मैग्नेट बन जाएंगे और दोनों मैग्नेट के पास नॉर्थ साउथ अपना खुद का होगा। सिंपल। तो लॉजिकली इतना हमको पता है मैग्नेट ऐसे काम करता है। अब करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट्स देखने को मिली, वहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। वो क्या मैग्नेटिक इफेक्ट होती है? तो मैग्नेट के साथ कैसा इंटरेक्शन करता है और मैग्नेट मेटल के साथ कौन सा इंटरेक्शन करता है, वो लॉजिकली आपको पता होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो कहीं तो रिस्पॉन्स करो ना, कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? बस ऐसा हाँ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। अब ये मैग्नेट है, अगर मैं यहाँ पे मेटल का एक पीस रखता हूँ आयन का, तो यह साउथ उसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर नॉर्थ के पास रखूँ तो भी क्या होगा? अट्रैक्ट। मतलब मैग्नेट टू मेटल द इंटरेक्शन इज ओनली पॉसिबल ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ रहा है? रिपल्शन वाला कब होगा? जब दूसरा मैग्नेट का नॉर्थ दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ के सामने आ जाए तो क्या होगा? रिपेल होगा। तो रिपल्शन इज ओनली पॉसिबल व्हेन टू सेम पोलरिटीज ऑफ मैग्नेट इंटरेक्ट विच इज अदर। ये लॉजिकली सबको पता है, कोई डाउट इसमें? अब इसका यूज़ यहाँ पे आएगा। ये सारा बेसिक फंडा हो गया जो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें चाहिए। अब सबसे पहले ऑस्टेड करके एक साइंटिस्ट आया। कौन? बस आपको बोलना है कौन? ऑस्टेड करके एक फिजिक्स टीचर था एक्चुअली, OSTERD। OE बस। ऑस्टेड्स ऑब्जर्वेशन अलग अलग बुक में अलग अलग है। तो ऑस्टेड्स ऑब्जर्वेशन ख्याल से कहाँ पढ़ेंगे बस। अब ऑस्टेड ने क्या किया? ऑस्टेड वॉज अ फिजिक्स टीचर। अपनी स्कूल में एक्सपेरिमेंट कराते वक्त उसको क्या देखने को मिला? सर्किट सबको पता है ऐसी दिखती है। कोई डाउट किसी को इस सर्किट में? ये एमीटर, ये प्लस, ये माइनस, ये की। स्विच को कनेक्ट कर सकते हैं, की बोल सकते हैं, स्विच बोल सकते हैं, जो भी बोलना है। अब गलती से क्या हुआ? एक मैग्नेटिक नीडल यहाँ पे रह गई। मैग्नेटिक नीडल का मतलब क्या होता है? कंपास देखा है कभी? कंपास में एक नीडल होती है, एक पतली सी मैग्नेट की स्ट्रिप होती है। हमको पता है लॉजिकली कि मैग्नेट को हम छोड़ देंगे
तो नॉर्थ पोल में नॉर्थ स्टेडी हो जाएगा, साउथ में साउथ, सिंपल। तो वैसे ही गलती से यहाँ पे रखी हुई थी, उसने जैसे की ऑन कर दी तो क्या हुआ, मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिला। तो ऐसा डिफ्लेक्शन हुआ। लॉजिकली ऐसा कब देखने को मिलेगा, मैग्नेट टू मैग्नेट इंटरेक्शन होगा तो ही। यहाँ पे दूसरा मैग्नेट तो कोई है नहीं, समझ में आ रहा है। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है, समझ में आ रहा है। तो ऑस्टेड ने क्या क्रक्स निकाला इस थियरी का कि दिस वायर मस्ट हैव द पावर टू प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे दूसरा कोई मैग्नेट तो है नहीं, यही मैग्नेट है। और हमको पता है कि मैग्नेट टू मैग्नेट ही रिपल्जन होता है, मतलब ये वायर भी मैग्नेट ही होना चाहिए, समझ में आ रहा है। फिर उसने करंट बंद कर दिया तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिला, वो वापस अपनी जगह पे चला गया। फिर वापस से ऑन कर दी सर्किट तो वापस डिफ्लेक्शन देखने को मिला। मतलब ये प्रूव हो गया कि करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है लॉजिकली सबको क्या होता है करंट कैरिंग वायर। ये बोलना पड़ेगा, ये चीज़ हमें याद रखनी है। पूरे चैप्टर का एक फिक्स प्रिंसिपल है वो क्या है, करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है, अब वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी वो हमें सीखना है। और हम क्या करेंगे, तो हमको जीवन में एक ही मैग्नेट पता है विच इज़ बार मैग्नेट। और बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस कैसी होती है, नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ ऐसी होती है। तो ऐसी फील्ड लाइंस की खोज हम करेंगे। वी विल ट्राई कि अगर ये वायर मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है तो ऐसा कुछ करें कि वो सेम बार मैग्नेट जैसी फील्ड लाइंस दिखाए। समझ में आ रहा है। तो अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे वहाँ तक पहुँचने के, समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट थियरी ऑस्टेड ने क्या किया, करंट कैरिंग वायर के पास गलती से एक मैग्नेटिक नीडल रह गई तो उसका डिफ्लेक्शन देखने को मिला। तो ऑस्टेड्स ऑब्जर्वेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर, कि यहाँ से ये चैप्टर लिखना शुरू हुआ। सबसे पहले हमारे पास क्या था कि करंट कैरिंग वायर एक चार्ज, इसके पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा। तो चार्ज के लिए हमने पढ़ा पोटेंशियल, करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है चार्ज की, अभी के सिलेबस में नहीं है, पर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जैसे यहाँ की क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने क्या सीखा, करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। अभी के लिए हमारे दिमाग में ये लाइन फिक्स हो जानी चाहिए कि पूरे चैप्टर में क्या होगा, एनी करंट कैरिंग वायर विल बी क्रिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल। तो सिंपल डायग्राम बनाओ, हेडिंग लगाओ चैप्टर नंबर 13, उसमें लिखो ऑस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। चलो, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट खत्म। अब मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन समझते हैं। एक नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड कैसी होती है, नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। ये सबको पता होना चाहिए, शायद VS2 में कभी पूछे तो। वैसे नहीं पूछेंगे बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड के बारे में चैप्टर नहीं है, करंट की मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में चैप्टर है। पर कभी भी हमको पता होना चाहिए कि कैसी फील्ड लाइन्स होती है। इट इज़ द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी। डायरेक्शन हमको दिख रहा है बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ, और उसका एक वैल्यू भी होता है। समझ में आ रहा है। जिस वैल्यू से उसका फॉर्मूला आता है वो हम चैप्टर क्लास 12th में सीखेंगे। जो बायो सावर्ट मैंने नाम दिया उन लोगों ने फॉर्मूला ढूंढा है, खाली आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, किसी को याद रहेगा नहीं रहेगा चलेगा। 2.4 पाई आइडियल वेक्टर अपॉन r², मतलब कितना करंट पास हुआ कितने वायर में से, मल्टीप्लाइड बाई μ0/4 पाई। ऐसा एक वायर है, वायर में से अगर I करंट पास हुआ तो उससे R डिस्टेंस दूर इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। खाली बताऊँ, चुप घबराइस ना, याद भी नहीं रखा, खाली जो इन्हें भूल जाऊँ कि ऐसे वैल्यू मिलती है, वैल्यू सच में मिलती है, ऐसा बता रहा हूँ। जैसे F=msF फोर्स की वैल्यू मिलती है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड की भी कोई वैल्यू होती है जो लाई जा सकती है इस फॉर्मूला से। समझ में आ रहा है। अभी आपको याद नहीं रखना है, पर खाली समझना है कि इसकी भी वैल्यू आती है।
तो मान लो एक मैग्नेट है जिसकी कोई वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड इतनी है। हमारे पास भी घर पे 2 मैग्नेट होते हैं, तो एक मैग्नेट से कुछ डिस्टेंस तक ही वो दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर पाता है। सर्टेन डिस्टेंस के बाद उसको दूर रख दो तो उसके ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सो रहे हैं सबके सब? थोड़ा जागोला का कमर सीधी करो, ध्यान आपको, सीधा पे एकदम। दोपहर का टाइम है, मैं समझ सकता हूँ थोड़ी नींद आएगी। देखो इसमें क्या है, जब मैं नहीं लिखवाता हूँ तो बच्चों को समझ में नहीं आता है, अभी समझ में आ जाएगा, फिर 1 वीक के बाद बोलेंगे कि कुछ लिखा है नहीं, मेरे को सब याद ही नहीं रहा है क्या मतलब क्या सिखाया था। दैट्स वाई वी नीड टू मेक नोट्स हैंड रिटन। मैं आपको ये बुक आप खरीद भी लो शायद, पर क्या होगा उसमें जो ये सब उसमें लिखा हुआ ही है, पर खुद से लिखना पड़ेगा। दुनिया की कोई भी बुक आपको तब हेल्प करेगी जब आप खुद पढ़ोगे और लिखोगे। समझ में आ रहा है? तो इस प्रोसेस में से अगर आप पास हो चुके हो तो इस लेक्चर को आप 5 मिनट में रिवाइज कर पाओगे घर जाके। समझ में आ रहा है? पर जब पहली बार पढ़ते हैं, पहली बार उसका नॉमेनक्लेचर लेते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने पहली बार सीखा इलेक्ट्रिसिटी में, हमें पता ही नहीं था कि क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है। तो क्वांटाइजेशन में क्वांटा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पैकेट। वो वर्ड हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि 1 क्वांटा ऑफ चिप्स लेके आओ, हम बोलते हैं 1 पैकेट लेके आओ। समझ में आ रहा है? वहाँ पे ऐसा नहीं पढ़ा होगा आपने Q = + or - any चार्ज ट्रैवल्स इन इंटीजर। कोई बात नहीं, ये बुक में है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, खाली आपको नाम नहीं पता है। अब गलती से पेपर में पूछा जाए कि डिफाइन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो लिखना कुछ नहीं था, Q = + or - any where n is a integer number। समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, अभी भावनाओं में नहीं बैठे, जब रिवीजन आएगा तब मैं आपको कराऊंगा सब कुछ। अभी हम क्या सीख रहे थे? मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन। तो वापस मैग्नेटिक फील्ड पे आ जाओ। इट इज़ अ रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट। मैग्नेट को सराउंड करता हुआ एक रीजन है इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। मतलब इतने रीजन में ही वो दूसरे मैग्नेट या किसी मेटल के टुकड़े को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। इस रीजन के बाहर कोई मेटल रखा होगा तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन विच इज सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। सिंपल, कोई डाउट किसी को इसमें? कि उसके आसपास एक ऑरा होगा, उस पर्टिकुलर ऑरा में ही वो किसी मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर पाएगा, मतलब फोर्स लगा पाएगा। सिंपल। तो आपने डेफिनेशन लिख लिया। वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। जैसे मैं आपको बताऊं वेलोसिटी = +50 km/h और बताऊं वेलोसिटी = -50 km/h, तो क्या +50 और -50 दोनों सेम है? ये ग्रेटर देन है, लेस देन है? क्या मतलब हुआ इसका? मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी है ये। वेलोसिटी इज गिवन बाय +50 m/s एंड -50 m/s। तो क्या ये दोनों सेम है कि +50 इज ग्रेटर देन -50? क्या बोल सकते हैं? A B C क्या बोलोगे आप? कौन बोल रहा है सेम? कॉन्फिडेंस तैयार हो करो तो गणित लगाए। 1 2 3 4। कौन बोल रहा है +50 ज़्यादा होगा? किसी एक का तो हो, किसी एक साइड तो खड़े रहो, करो हाथ ऊंचा करो। अब देखो फिजिक्स में डायरेक्शन का मतलब होता है +50 और ± डायरेक्शन दिखाता है कि घर से क्लास में आने को अगर मैंने प्लस लिया तो क्लास से घर जाने की वेलोसिटी को माइनस लूँगा। समझ में आ रहा है? इन दोनों की वैल्यू सेम है। एक्टिवा में जो 50 लिखा हुआ आता है उसका मतलब क्या हुआ कि कार भाई एक्टिवा आपकी 50 की स्पीड से चल रही है, वो स्पीड है। एक्टिवा को फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ जा रहे हो, क्लास में आ रहे हो या बंक मार के कहीं और जा रहे हो। समझ में आ रहा है? एक्टिवा को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वेलोसिटी को फर्क पड़ता है। बिकॉज वेलोसिटी कैसी है? डायरेक्शन वाली क्वांटिटी। जो वैल्यू भी देगी, ये 50 उसका वैल्यू है, ये प्लस उसका डायरेक्शन है। प्लस मतलब जाने का डायरेक्शन, माइनस मतलब आने का डायरेक्शन। समझ में आ रहा है?
दोनों 50 की इज्जत तो सेम है मार्केट में, समझ में आ रहा है? इसका मतलब ऐसा नहीं है कि -50 मतलब, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये 50 की स्पीड से ही जा रहा है बट खाली गलत डायरेक्शन में जा रहा है। समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन उसकी गलत हो गई, तो मतलब डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होता है। समझ में आ रहा है? लॉजिकली वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस which is having direction and magnitude both. सिंपल। अगर ओनली 50 बोलो तो स्पीड हुई, अगर मैं प्लस या -50 बोलता हूँ तो वेलोसिटी हुई। दैट वाज द बेसिक डिफरेंस। सिंपल। तो इतना हमको याद होना चाहिए। डायग्राम डिस्क्रिप्शन सब लिख लिया सबने? अब नई थियरी। टाइम थे क्या थे? 10 मिनट बाकी है नहीं? कसो बजट कैसे बना पड़े? खाली લખવામાં ટાઈમ વધારે લાગ્યો, એક પેજ બી પત્યું નહીં, જો એક પેજ પત્યું ખાલી, આમાં તો એક જ પત્યું ને। नव कसो नहीं, यहाँ पे जो मैग्नेटिक नीडल बनाई थी ना उसका एक डेफिनेशन लिखना है बस, खाली एटलू लखेलो बस। कंपास नीडल ना ना, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन लिखा वैसे कंपास नीडल का डेफिनेशन लिख लो। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो टीचर को आपके मार्क्स काटने हैं। मतलब इलेक्ट्रिक मोटर्स में पूछ लूँगा तो सबको आता है, पर मैं क्या करूँगा, मैं पूछूंगा एक्सप्लेन अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो नॉर्मल 5-10% बच्चों को समझ में आ जाएगा कि ये मैंने मोटर पूछा है। मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। ये मोटर आपके सामने फैन दिख रही है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है और वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछा है एक्सप्लेन एन इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, तो हमको समझ में नहीं आएगा पूछना क्या चाह रहा है। बाहर आके पता चलेगा कि ये तो मोटर पूछा था, मेरे को आता था। समझ में आ रहा है? दैट्स वाई ये कंपास नीडल कहाँ पे आई? तो कि भाई ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट के अंदर खाली एक कंपास नीडल का नाम आया, पर किसी को आपको परेशान करना है तो पूछेगा एक्सप्लेन कंपास नीडल या डिफाइन कंपास नीडल। जब 100 में से 100 मार्क्स नहीं देने होते हैं तो ऐसे क्वेश्चन होते बुक में ही है, पर हम उस पर फोकस नहीं करते। समझ में आ रहा है? दैट्स वाई दिस बुक हैज़ फोकस्ड ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, कि आपके कहीं भी मार्क्स ना कटे। 90+ तो आ ही जाएंगे अगर इसको आप प्रॉपरली समझ लोगे पूरी बुक को, तो 90 के आसपास तो आप ला ही पाओगे। पर फिर भी आप पे डिपेंड करता है कि आप बाहर का कुछ पढ़ोगे तो 100 आउट ऑफ 100 भी पॉसिबल होता है साइंस में। खाली आपको टू द पॉइंट लिखना है कि जिसके मार्क्स कटते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या होते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में वो पूरा पेज भर के लिख देता है। तो 2 मार्क्स में पूरा पेज भर के लिखने का मतलब ही नहीं है, उतना पढ़ने के पास टीचर के पास टाइम ही नहीं है। वो रॉन्ग दे देगा, आधा मार्क्स दे देगा, 1 मार्क्स दे देगा। समझ में आ रहा है? तो टू द पॉइंट, सीधा डेफिनेशन, वो कैसा दिखता है और वो कैसी क्वांटिटी है, बात खत्म। तो सीधा राइट देके 2 मार्क्स दे देगा कोई भी। इसमें भी आप अंडरलाइन करके दो, इधर द रीजन सराउंडेड द मैग्नेट पति गयो, એટલે મગજમાં સ્ટ્રાઇક થઈ ગયું તો અંડરલાइन કરી પ્લસ ફોટો બનાવી દીધો કે આવું દેખાય, એનો ફોટો છે, એટલે પેલાને વાંચવાની જરૂર જ નહીં આગળ કે ભાઈ આને આવડે, પતી ગયું, આપી તમારે ખબર પડી। એટલે એક્ઝામમાં શું લખવું, માર્ક लाना इज टोटली डिफरेंट गेम देन गेनिंग नॉलेज। समझ में आ रहा है? नॉलेज होना अलग बात है और मार्क्स लाना अलग बात है। वी आर फोकसिंग ऑन बोथ थिंग्स कि आपको कंसेप्ट भी पता होना चाहिए और आपको कैसे लिखना है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है। लास्ट ईयर तक मैंने पढ़ा दिया अच्छा से, लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है, बच्चों ने बोला कि भाई आपने नोट्स नहीं लिखवाए। अभी तक तो मैं आधा चैप्टर ख़त्म कर चुका होता, पर स्पीड स्लो करके हीरो सर ने भी बोला कि सब कुछ लिखवाओ, बिकॉज एक वीक बाद बच्चा भूल जाएगा कि क्या बोला था लेक्चर में। तो इसलिए सब लिख भी रहे हैं और रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। ये सब कुछ मैं अपलोड भी कर दूंगा, तो कभी भी जब टेस्ट हो, आपको रिवाइज करना हो, तो आपके पास चीज़ें अवेलेबल हो। इसमें से वापस भी समझ में नहीं आए, ये है बैकअप कि अगर कोई लेक्चर नहीं भरा किसी ने तो उसके लिए एक बैकअप है कि एक बार वो देख के आ जाए तो 10 मिनट में उसको मैं सारे कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। समझ में आ रहा है? तो कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। अब कंपास नीडल आपने लिखी, उसमें लिखो इट इज़ अ स्मॉल बार मैग्नेट whose north end is pointing towards north pole, whose north end is pointing towards north pole and south end is pointing towards south pole of the earth।
सिंपल। जैसे मैग्नेट की प्रॉपर्टी हमने सीखी, किसी मैग्नेट को भी एक रिजिड सरफेस से हैंग कर देंगे तो वो नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ, साउथ साउथ की तरफ स्टेडी हो जाएगा। सिमिलरली मैग्नेट नीडल में क्या होता है, एक पतला सा बार मैग्नेट होता है जिसको नीचे से ऐसे सपोर्ट देके लगाया होता है, वो नॉर्थ नॉर्थ की तरफ, साउथ साउथ की तरफ स्टेडी हो जाएगा। दोनों बात तो वही हुई, समझ में आ रहा है? कोई डाउट किसी को इसमें? तो लॉजिकली अब नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करना है, ये सब कुछ पढ़ के आना है। कहीं से भी किसी को भी मैं कुछ पूछूंगा उसको आना चाहिए, ठीक है? जितनी बार डाउट पूछोगे उतनी बार समझाऊंगा, जितना स्लो बोलोगे उतना स्लो पढ़ा दूंगा, लेकिन जब भी कुछ भी पूछे तो आपको आना चाहिए। सिंपल। तो अभी तो आज के लिए होमवर्क नहीं है, कल से जो भी चलेगा वो एक बार सिर्फ घर पे अपनी लैंग्वेज में लिख के आना है, ठीक है?